Hello students. Today we will continue the study of pharmacodynamics. So इस सीरीज में आपके अब तक 4 लेक्चर हो चुके हैं. तो फार्माकोडायनामिक्स का अगर एक बारी ब्रीफ देना चाहूँ तो फार्माकोडायनामिक्स क्या है. फार्माकोडायनामिक्स जो है वो है हमारे पास स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन. बेसिकली जो हमारी ड्रग है, जो ड्रग्स हम देते हैं, वो बॉडी के अंदर जाके क्या करती है और कैसे करती है, जो उसकी स्टडी है उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स. सो व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स? फार्माकोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन. तो हमारे पास जब हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ते हैं तो फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो बॉडी में जाके अगर उसका एक्शन आ रहा है, अगर कोई भी जो हमारे पास डिसीज़ है वो ठीक हो रही है तो वो किस तरह से ठीक होती है, या फिर जो ड्रग्स है वो अपना एक्शन करती कैसे हैं. तो जनरली जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं वो इंटरैक्ट करती है फिजियोलॉजिकल सिस्टम से ऑर्गेनिज्म के. फिजियोलॉजिकल सिस्टम यानी कि जो हमारे पास हमारा सिस्टमिक ऑर्गन, हमारा सिस्टम है बॉडी का, उसके अंदर जाके कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करती है. इंटरैक्ट करने के बाद वो अपना जो ड्रग है वो एक्शन शो करती है. अब जो ये हमारे पास इसका इंटरैक्शन है वो किस तरीके के इंटरैक्शन हो सकते हैं. या तो जो हमारी ड्रग है वो स्टिमुलेशन से अपना काम कर सकती है, कोई ना किसी चीज़ को हमारे पास स्टिमुलेट कर दिया. जैसे कि अगर एड्रेनालिन की बात करें तो एड्रेनालिन हार्ट को स्टिमुलेट करती है. या फिर नंबर 1 इज स्टिमुलेशन, नंबर 2 इज डिप्रेशन. किसी ना किसी चीज़ की एक्टिविटी को डिप्रेस कर दिया. हमारे पास कोई ऐसा, हमारा जो हार्ट है वो बहुत कई बार ऐसे होता है कि जैसे हमारे पास हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करने में हेल्प करती है. जैसे क्विनिडीन हो गया, वो हमारे पास हार्ट रेट को डिक्रीज करती है. तो स्टिमुलेशन, डिप्रेशन. थर्ड है हमारे पास इरिटेशन. उसके अलावा हमारे पास जो ड्रग्स है वो रिप्लेसमेंट से भी काम करती है. रिप्लेसमेंट से यानी कि जैसे हमारे पास बॉडी में किसी हार्मोन की या किसी एंजाइम की कमी है, जैसे कि अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो हम बाहर से, डायबिटीज़ के केस में अगर इंसुलिन की कमी है तो बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में. तो वैसे ही जो हमारे पास ड्रग्स है वो रिप्लेसमेंट से भी काम कर सकती हैं. उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो जिनका साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है. साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब क्या होता है कि वो सेल को किल करने की हमारे पास क्षमता रखते हैं कुछ ड्रग्स. तो जैसे हमारे पास कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस के कारण, तो हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे बैक्टीरिया या वायरसेस को किल कर देती हैं. उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करती हैं. जैसे कि अगर हम किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट की बात करें तो हम बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको लगता है कि जो ऑर्गन हमारे पास बॉडी में ट्रांसप्लांट होके आया है वो हमारे पास कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, या उसको, और फिर हमारे पास बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर देती है और ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है. तो उस केसेस में हमारे पास हम कुछ ऐसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टेरॉइड्स देते हैं जो हमारे पास इम्यून सिस्टम को सप्रेस करें. या फिर अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करें तो इन्फ्लेमेशन भी हमारी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स है. हमारी बॉडी को लगता है कि कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, तो उस केस में हम स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि हम, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं ताकि जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए. उसमें वो क्या करता है, इम्यून स्टेटस ऑफ बॉडी को मॉडिफाई करता है. अब ये आ गया कि हमारे पास जो ड्रग्स है वो एक्शन कैसे करती है. उसके अलावा जो ये ड्रग्स का एक्शन है उसमें वो मैकेनिज्म क्या है उनके ड्रग का एक्शन का. जो मैकेनिज्म्स है वो या तो हमारे पास जो ड्रग्स है वो किसी ना किसी रिसेप्टर पे जाके ज्वाइन होके और फिर एक्शन दे रही थी, या फिर हमारे पास किसी ना किसी एंजाइम्स या पंप्स को हमारे पास मॉड्यूलेट कर रही थी, या फिर हमारे पास जो ड्रग्स है वो क्या करती है, किसी ना किसी आयन चैनल्स के थ्रू एक्ट करती है, या फिर उनका फिजिकल एक्शन होता है. फिजिकल एक्शन का क्या मतलब है, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमारी जो डिसीज है उसको ठीक करती है. जैसे अगर पॉइजनिंग की बात करें तो पॉइजनिंग के केस में एक्टिवेटेड चारकोल यूज होता है. बॉडी में या फिर स्टमक में जो हमारे पास पॉइजन चला जाता है
हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत बार ऐसे एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं जो कि पॉइजन को जाके एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा जो बल्क लेक्सेटिव्स हमारे आते हैं, बल्क लेक्सेटिव्स अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण हमारी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल इंटरैक्शन से, तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो केमिकल इंटरैक्शन से ट्रीटमेंट करती हैं। केमिकल इंटरैक्शन से कैसे ट्रीटमेंट की जाती है? हमारे पास जो ड्रग्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है किसी को, तो एसिडिटी के केस में हम एंटासिड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर के थ्रू। तो एंटासिड्स हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं? एंटासिड्स हमारे पास जनरली वीक बेसेस होते हैं, तो वो हमारे साथ क्या करते हैं, एसिड्स जो हमारी बॉडी में एसिड है या फिर स्टमक में एसिड है उसके साथ जाके केमिकल रिएक्शन करके और एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। तो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत बारी ऐसे इंटरैक्शन आते हैं जो हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को अल्टर करके हमारे पास ड्रग का एक्शन आता है। तो इन सब जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस है उनमें वन ऑफ द मेजर जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है वो है थ्रू रिसेप्टर्स। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स क्या होते हैं और जो हमारे पास ड्रग्स हैं उनका जो एक्शन है वो रिसेप्टर्स के थ्रू कैसे आता है। तो रिसेप्टर्स हमारे पास ऐसी मैक्रोमोलिक्यूलर साइट्स होती हैं जिनके ऊपर हमारा जो एगोनिस्ट होता है वो जाके बाइंड करता है और एक रिस्पॉन्स देता है। तो हमारे पास रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूलर साइट्स होती हैं जिनके ऊपर हमारा एगोनिस्ट जाके अटैच होता है और फिर हमारे पास ड्रग का एक्शन आता है। अब एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट इज बेसिकली अ कंपाउंड और अ केमिकल दैट अटैचेस इटसेल्फ टू द रिसेप्टर and gives us a response. एगोनिस्ट हमारे पास क्या होता है? एगोनिस्ट होता है हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो कि बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ। और एगोनिस्ट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ और रिसेप्टर के साथ बाइंड करने पे हमारे पास कुछ ना कुछ एक्शन आता है। अब अगर हम एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो चीज है इसके साथ एक टर्म आती है हमारे पास एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे पास रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड कर सकते हैं लेकिन हमारे पास कोई भी ड्रग एक्शन नहीं आता। एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि जब किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो हमारे पास ड्रग का एक्शन आता है। और हमारे पास एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे पास रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करते हैं लेकिन कोई भी एक्शन नहीं आता, नो रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। अभी जब हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं तो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आती हैं जब हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं। वो होते हैं हमारे पास एफिनिटी और एफिकेसी। दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आती हैं, एफिनिटी और एफिकेसी। अब एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी होती है हमारे पास एबिलिटी ऑफ एगोनिस्ट और एन एंटागोनिस्ट और अ लिगैंड टू बाइंड टू द रिसेप्टर। हमारे पास एफिनिटी होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू द गिवन रिसेप्टर। और एफिकेसी, एफिकेसी को हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, यानी कि एफिकेसी हमारे पास होती है कि एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू इलिसिट अ रिस्पॉन्स। कि एफिनिटी की अगर बात करें तो एफिनिटी क्या होती है कि हमारे पास जो ड्रग है या फिर जो लाइगेंड मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर उसके पास कितनी एबिलिटी है
कितना ज़्यादा हमारे पास रिसेप्टर्स के साथ अट्रैक्ट होता है और कितना ज़्यादा उसके साथ बाइंड कर पाता है। और जो एफिकेसी होती है, एफिकेसी हमारे पास होती है कि एक बारी जब हमारे पास ड्रग जो है वो बाइंड कर गई रिसेप्टर के साथ, तो बाइंड करने के बाद उसके पास कितनी हमारे पास एबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगी या एक्शन जनरेट करेगी ड्रग। एफिनिटी हमारे पास क्या होता है? एफिनिटी होती है द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू द रिसेप्टर, और एफिकेसी होती है हमारे पास द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू इलिसिट द रिस्पॉन्स वंस द ड्रग इज बाउंड टू द रिसेप्टर। तो रिस्पॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारे पास कि एफिकेसी कितनी है ड्रग की, और हमारे पास ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी बाइंड हो रही है हमारी ड्रग एफिनिटी के ऊपर। तो इसके बाद हमारे पास जब हम एफिकेसी और एफिनिटी की बात करते हैं, तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के केस में हमारे पास मेजर डिफरेंस क्या है? जो हमारे पास एगोनिस्ट होते हैं, एगोनिस्ट के केस में हमारे पास एफिनिटी और एफिकेसी दोनों अवेलेबल होती है, यानी कि जो हमारा एगोनिस्ट है उसके पास एबिलिटी भी होती है कि वो हमारे पास हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड कर ले, और जो हमारे पास एगोनिस्ट होते हैं उसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिकेसी भी होती है कि वो हमारे पास एक बार ही जब हमारा एगोनिस्ट जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर आएगा या फिर ड्रग का एक्शन जरूर आएगा। अगर यही हम एंटागोनिस्ट की बात करें, तो जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, हमारे पास उनके अंदर एफिनिटी तो होती है, जो हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं वो उनके अंदर एफिनिटी होती है, वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर एफिकेसी नहीं होती, यानी कि हमारे पास एक बार जब एंटागोनिस्ट हमारे पास रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब ऐसे अगर एग्जांपल की बात करें तो एगोनिस्ट का एग्जांपल हमारे पास एक म्यू रिसेप्टर्स नाम के रिसेप्टर्स होते हैं। उनका मेजर जो फंक्शन है वो पेन के रिलेटेड है, जो हमारी बॉडी में पेन प्रोड्यूस होता है उसके हमारे पास अगर उसकी बात करें तो उनको रेगुलेट जो करते हैं वो म्यू रिसेप्टर्स या उनके रिलेटेड जो रिसेप्टर्स हैं वो है म्यू रिसेप्टर्स। तो हमारे पास म्यू रिसेप्टर्स के जो हमारे पास एगोनिस्ट है, म्यू रिसेप्टर्स जो म्यू रिसेप्टर्स है उनके जो एगोनिस्ट है उसका एगोनिस्ट का एग्जांपल है मॉर्फिन, यानी कि मॉर्फिन जो है एक पोटेंट पेन किलर है हमारे पास, वो जब हमारे पास रिसेप्टर के साथ अटैच होती है तो कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल हमारे पास प्रोसेसेस करती है जिसकी वजह से पेन जो है बॉडी में कम हो जाता है। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक बार जब हमारा एगोनिस्ट है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया तो उसका एक्शन आता कैसे है। सेकेंडली जो हमारे पास एंटागोनिस्ट की अगर बात करें तो जो हमारे पास नेलोक्सोन नाम की एक ड्रग है, जो नेलोक्सोन ड्रग है वो म्यू रिसेप्टर्स की हमारे पास एंटागोनिस्ट है, यानी कि हमारे पास जो मॉर्फिन है, अगर मॉर्फिन अवेलेबल है और वो म्यू रिसेप्टर्स के पास जाके हमारे पास पेन को डिक्रीज कर रही है, तो हमारे पास नेलोक्सोन जो ड्रग है, नेलोक्सोन क्या करती है, वो म्यू रिसेप्टर्स के पास जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, वहाँ पे जाके वो जो सारे के जितने भी हमारे पास रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर अटैच हो जाती है। मॉर्फिन के अटैच होने के लिए जगह नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी एक्शन नहीं आता। एक चीज हमारे पास हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारे पास एगोनिस्ट है वो क्या करते हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और एक्शन आता है। जो एंटागोनिस्ट है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है लेकिन हमारे पास कोई भी एक्शन नहीं आता। जो एंटागोनिस्ट है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और कोई भी एक्शन नहीं आता। अगर हम अपोजिट एक्शन की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे एगोनिस्ट है जिन्हें हम कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। जो हमारे पास इनवर्स एगोनिस्ट है वो हमारे पास जो एगोनिस्ट के बिल्कुल अपोजिट एक्शन देते हैं। तो
इनवर्स एगोनिस्ट क्या है? इनवर्स एगोनिस्ट हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो वो बिल्कुल अपोजिट हमारे पास जो रिएक्शन है वो देते हैं एगोनिस्ट के कंपैरिजन में। इसके नाम अगर आप ध्यान से देखो तो इनवर्स एगोनिस्ट के नाम में ही इनवर्स आ रहा है। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारी बॉडी में कुछ बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बॉडी की जो हमारे पास अवेकनिंग स्टेट है उसको रेगुलेट करते हैं। तो जो बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स हैं उसकी अगर हम एगोनिस्ट की बात करें तो डायजेपाम जो है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स। तो बेंजोडाइजेपिन जो रिसेप्टर्स है हमारे पास, इनका जो हमारे पास जो डायजेपाम नाम की एक ड्रग होती है वो बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है तो हमारे पास सिडेशन कॉज होती है, यानी कि जो पर्सन है उसको नींद आने लग जाती है। तो जो डायजेपाम है वो क्या करता है? स्लीप इंड्यूस करता है। और अगर इनवर्स एगोनिस्ट की बात करें तो इनवर्स एगोनिस्ट के केस में जो बीटा कार्बोलाइंस है हमारे पास वो क्या करते हैं? वो अराउजल कॉज करते हैं या फिर अवेकनिंग कॉज करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स के केस में। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे पास एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, इनवर्स एगोनिस्ट है और इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप ऑफ लाइगेंड होता है जो होता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है हमारे पास? पार्शियल एगोनिस्ट हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी एफिनिटी जो है वो तो हाई है। पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड तो कर जाते हैं रिसेप्टर्स से, लेकिन जो उनका रिस्पॉन्स है या फिर जो उनकी एफिकेसी है वो इन कंपैरिजन टू एगोनिस्ट बहुत कम होती है। तो जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं व्हिच बाइंड टू द रिसेप्टर्स बट प्रोड्यूस अ लो एफिकेसी रिस्पॉन्स और देयर रिस्पॉन्स इज लो इन कंपैरिजन टू और लेस इन कंपैरिजन टू द एगोनिस्ट। तो हमारे पास ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं, एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, इनवर्स एगोनिस्ट है और पार्शियल एगोनिस्ट है, इन सबको हम लाइगेंड्स बोलते हैं। लाइगेंड्स हमारे पास क्या होते हैं? लाइगेंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। व्हाट इज अ लाइगेंड? लाइगेंड इज अ सब्सटेंस दैट हैज द एबिलिटी टू बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। इनके एग्जांपल्स कौन से हमारे पास? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। अब जब हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो रिसेप्टर्स के रिलेशन में हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आते हैं। जैसे ये देखा गया है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे स्पेयर रिसेप्टर्स हैं। स्पेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारे पास जितना हमें रिसेप्टर्स की जरूरत है ड्रग के एक्शन के लिए उससे ज्यादा जब हमारे पास रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं तो उनको कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर्स। यानी कि ऐसा देखा गया है कि अगर हमारे पास 90% ऑफ जो रिसेप्टर्स हैं वो किसी एंटागोनिस्ट के थ्रू हमारे पास ऑक्यूपाइड है, 90% ऑफ रिसेप्टर्स अगर हमारे पास किसी एंटागोनिस्ट के थ्रू ऑक्यूपाइड है और सिर्फ 10% हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एगोनिस्ट हमारे पास अटैच है, तो भी देयर आर हाई चांसेस कि हमारे पास कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर आएगी। तो बेसिकली जो हमारे पास बाकी के जो 90% रिसेप्टर्स बचे हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेयर रिसेप्टर्स। यानी कि सिर्फ जो 10% रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास जो फंक्शन, जो हमारा ड्रग का एक्शन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो होते हैं साइलेंट रिसेप्टर्स। साइलेंट रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? जैसे अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ जो हमारी ड्रग है वो बाइंड कर जाती है लेकिन कोई भी एक्शन नहीं आता। एगोनिस्ट है, वो बाइंड कर गया रिसेप्टर के साथ लेकिन हमारे पास कोई भी एक्शन नहीं आता, तो उनको क्या बोलते हैं? साइलेंट रिसेप्टर्स। अब साइलेंट रिसेप्टर्स का मेजर काम क्या होता है कि वो जो हमारे पास ड्रग्स है उसको बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना के रख देते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग का एक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है।
जिसको अगर हम डिटेल में बात करें तो जब आपने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था तब उसमें आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। तो वो ड्रग जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन के पास और हमारे पास कुछ पोर्शन ऑफ ड्रग ही अवेलेबल होता है एक्चुअल एक्शन के लिए, क्योंकि वही जो ड्रग है वो एक्चुअल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं उनका एक्शन आता कैसे है। जो रिसेप्टर्स का जो एक्शन है उसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं। उनमें से एक थ्योरी है हमारे पास लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या है? लॉक एंड की हाइपोथेसिस में ये स्टेट किया जाता है कि जो हमारे पास रिसेप्टर है वो एज ए लॉक काम करता है, यानी कि ताला। जो रिसेप्टर है वो हमारे पास एज ए लॉक काम करता है और जो हमारी ड्रग है वो एज अ की वर्क करती है। और हमारे पास जो ड्रग है वो की तरह रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच होती है और फिर हमारे पास फिजियोलॉजिकल एक्शन आता है। अब इसके अलावा एक और थ्योरी है हमारे पास, वो है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ऑक्यूपेशनल थ्योरी में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स जो हैं वो ड्रग के थ्रू ऑक्यूपाई होंगे उतना ही हमारे पास जो ड्रग का एक्शन है वो ज़्यादा आएगा। उसके अलावा एक और थ्योरी है हमारे पास, वो है रेट थ्योरी। रेट थ्योरी में क्या होता है, सिमिलर है ऑक्यूपेशन थ्योरी के अंदर। ऑक्यूपेशन थ्योरी में बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि हम नंबर्स की बात करते हैं कि कितने रिसेप्टर्स जो हैं हमारे वो ऑक्यूपाइड है विद आवर ड्रग। और अगर हम रेट थ्योरी की बात करें तो रेट थ्योरी में क्या होता है कि जो हमारे पास द नंबर ऑफ बाउंड रिसेप्टर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्शन प्रोड्यूस्ड। अब उसके अलावा हमारे पास जो थ्योरी जनरली हम आजकल जो थ्योरी यूज में है वो थ्योरी है हमारे पास टू स्टेट थ्योरी। अब टू स्टेट थ्योरी जो है उसमें क्या हमारे पास हाइपोथेसिस है, उसमें है कि हमारे पास जो रिसेप्टर है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक है एक्टिवेटेड फॉर्म और एक है इनएक्टिव फॉर्म। तो हमारे पास जब भी जितने भी एगोनिस्ट होते हैं उनकी जो एफिनिटी है वो एक्टिवेटेड फॉर्म के लिए ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेटेड फॉर्म के साथ अटैच होकर हमारे पास एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और जितने भी एंटागोनिस्ट हैं उनकी जो एफिनिटी होती है वो इनएक्टिव स्टेट वाले रिसेप्टर्स के साथ ज्यादा होती है। अब रिसेप्टर का काम क्या होता है? रिसेप्टर बेसिकली क्या करता है? रिसेप्टर के बेसिकली दो काम हैं। सबसे पहला काम क्या है? रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है यानी या फिर पहचानता है जो अपना हमने ड्रग इंट्रोड्यूस की इसके आसपास। तो रिसेप्टर का बेसिक पहला काम क्या है? रिसेप्टर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है हमारे लाइगेंड को या फिर एगोनिस्ट को या फिर ड्रग को, और फिर उसके बाद आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग वो बाइंड कर सकता है, बाइंड करने देता है ड्रग को रिसेप्टर के साथ। जब एक बार हमारे पास रिकॉग्निशन और बाइंडिंग हो गई रिकॉग्निशन और बाइंडिंग के बाद हमारे पास जो सेकंड काम है रिसेप्टर का दैट इज प्रोपगेशन ऑफ ड्रग एक्शन। यानी कि हमारे पास जो हमारा लाइगेंड है जो एक्शन करना चाहता है रिसेप्टर के साथ उसको प्रोपोगेट करना, या फिर जो मैसेज हमारे पास जो हमारा लाइगेंड लेके आया है उसको प्रोपोगेट करने का काम जो है वो जनरली रिसेप्टर का होता है। तो रिसेप्टर बेसिकली जो हमारे पास ड्रग का एक्शन विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स आता है वो कैसे आता है? सबसे पहले जो हमारा रिसेप्टर होता है वो रिकॉग्निशन करता है लाइगेंड की रिकॉग्निशन के बाद हमारे पास जो लाइगेंड है वो बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद हमारे पास जो उसका मैसेज है उसको प्रोपोगेट किया जाता है। तो इसके साथ जो
रिसेप्टर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि कैसे हमारा जो रिसेप्टर है उसका फंक्शन होता है, वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज के रिसेप्टर्स हैं, जो कि हमारे पास हर जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स।